नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की छानबीन करने जा रहे हैं जो अदृश्य है, लेकिन हमारे डिजिटल जीवन की हर सांस में बसी है। क्रिप्टोग्राफी की दुनिया, ये गुप्त संदेशों को भेजने और पाने की कला और विज्ञान है। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है ये विकिपीडिया के क्रिप्टोग्राफी पर जो काफी विस्तृत लेख है उस पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये गुप्त रखने के तरीके हजारों साल पहले कैसे शुरू हुए और आज कैसे हमारे ऑनलाइन लेन-देन से लेकर हमारी निजी चैट्स तक को सुरक्षित रखते हैं। सही कहा। कभी सोचा है, मतलब 2000 साल पहले जूलियस सीजर अपने दूर दराज के सेनापतियों तक अपनी रणनीति कैसे पहुंचाते होंगे, बिना दुश्मनों के हाथ लगे? हाँ, या फिर वो दूसरे विश्व युद्ध की कहानी एनिग्मा मशीन वाली, उसके कोड तोड़ने से कैसे पूरा इतिहास ही बदल गया। वही तो ये सिर्फ जासूसों का खेल नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की तकनीक का आधार है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले, ये क्रिप्टोग्राफी आखिर है क्या? मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में। हाँ देखिए, आसान शब्दों में कहें तो क्रिप्टोग्राफी उन तकनीकों का अध्ययन है और उनका इस्तेमाल भी, जिनसे हम ऐसी स्थिति में सुरक्षित रूप से संवाद कर सकें जहां कोई विरोधी या कह लीजिए ताकझांक करने वाला मौजूद हो सकता है। अच्छा। मूल विचार ये है कि जो पढ़ने लायक जानकारी है, जिसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, उसे एक ऐसे रूप में बदल दिया जाए जिसे कोई बाहरी व्यक्ति समझ ना सके, और उसे कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ओके, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट। और ये शब्द क्रिप्टोग्राफी, इसका मतलब क्या है? ये ग्रीक से आया है। प्राचीन ग्रीक शब्द हैं क्रिप्टोस, जिसका मतलब छिपा हुआ या गुप्त, और ग्राफीन मतलब लिखना। अच्छा, छिपा हुआ लिखना। हाँ, कभी कभी लोग क्रिप्टोलॉजी शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मिलते जुलते हैं, पर थोड़ा तकनीकी फर्क है। क्रिप्टोलॉजी में क्रिप्टोग्राफी यानी कोड बनाना और क्रिप्टोनालिसिस यानी कोड तोड़ना दोनों शामिल हैं। दिलचस्प है। मैंने अक्सर सुना है बातचीत में एलिस, बॉब और ईव का जिक्र आता है। ये कौन है? हाँ, ये क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में किरदारों के मानक नाम हैं, मतलब समझने समझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एलिस वो है जो संदेश भेज रही है, बॉब वो है जिसे संदेश मिल रहा है। और ईव? और ईव, हाँ, ईव मतलब ईव्सड्रॉपर यानी छुपकर सुनने वाली या वाला, वो है जो उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। इन नामों से कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाता है। समझ गई। तो ये कला सिर्फ संदेश छिपाने तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था। बिल्कुल नहीं, वो तो शुरुआत थी। आज की क्रिप्टोग्राफी सिर्फ गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी ही नहीं देखती, वो डेटा की सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी पर भी ध्यान देती है। सत्यनिष्ठा मतलब ये पक्का करना कि संदेश रास्ते में बदला तो नहीं गया। फिर है प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, यानी ये पक्का करना कि संदेश भेजने वाला वही है जो वो दावा कर रहा है। और एक और चीज है गैर अस्वीकृति, नॉन रिप्यूडिएशन, यानी भेजने वाला बाद में ये नहीं कह सकता कि मैंने ये संदेश नहीं भेजा। तो ये सब चीजें आधुनिक क्रिप्टोग्राफी का हिस्सा है। तो ये काफी व्यापक है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास में। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई होगी? सुना है मिस्र में कुछ पुराने निशान मिले हैं। हाँ, मतलब काफी पुराने, लगभग 1900 ईसा पूर्व मिस्र में कुछ खुदे हुए लेख मिले हैं जिनमें थोड़ी असामान्य चित्रलिपि का इस्तेमाल है। पर ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो शायद पढ़े लिखे लोगों के मनोरंजन के लिए या थोड़ा रहस्य बनाने के लिए था, असली सीक्रेसी के लिए नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, प्राचीन यूनानियों के पास सिफर थे, ये पक्का है। जैसे स्पार्टा की सेना एक तरीका इस्तेमाल करती थी, स्काइटल नाम का। स्काइटल? ये कैसा होता था? सुनने में अजीब है। हाँ, वो एक ट्रांसपोजिशन सिफर था। ट्रांसपोजिशन मतलब अक्षरों की जगह बदलना। स्काइटल में वो लोग एक खास मोटाई की छड़ी लेते थे। लकड़ी की छड़ी? हाँ, और उस पर चमड़े या पार्चमेंट की एक लंबी पट्टी लपेट देते थे। फिर उस पट्टी पर संदेश लिखते थे। लिखने के बाद पट्टी खोल लेते थे। अब पट्टी पर अक्षर तो लिखे होते थे, पर बेतरतीब क्रम में। अच्छा। उसे पढ़ने के लिए जिसको संदेश भेजा गया है उसके पास बिल्कुल उसी मोटाई की छड़ी होनी चाहिए। वो पट्टी को छड़ी पर लपेटेगा तो अक्षर वापस सही क्रम में आ जाएंगे। कमाल है। ये तो बहुत सरल लेकिन चालाक तरीका था उस जमाने के हिसाब से। ये हुआ ट्रांसपोजिशन। और दूसरा मुख्य तरीका कौन सा था? वो था सब्स्टिट्यूशन सिफर। इसमें अक्षरों की जगह नहीं बदलते, बल्कि अक्षरों को ही बदल देते हैं। किसी एक अक्षर की जगह कोई दूसरा अक्षर या चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो जूलियस सीजर वाला? हाँ बिल्कुल, जूलियस सीजर सिफर सबसे मशहूर उदाहरणों में से है। बहुत ही सीधा सा था। वो हर अक्षर को वर्णमाला में 3 स्थान आगे वाले अक्षर से बदल देते थे, जैसे ए की जगह डी, बी की जगह ई और ऐसे ही। मतलब जेड की जगह सी?
हाँ, वो घूमकर वापस आ जाता था। बहुत सरल, पर कहते हैं उनके जमाने में काफी काम आया। प्राचीन हिब्रू में भी एक आतवाश सिफर था, जिसमें पहले अक्षर को आखिरी से, दूसरे को सेकंड लास्ट से ऐसे बदलते थे। भारत में भी तो इसका जिक्र मिलता है, शायद कामसूत्र में। बिल्कुल, वात्स्यायन के कामसूत्र में, जो करीब 2000 साल पुराना माना जाता है, 2 तरह के गुप्त लेखन का जिक्र मिलता है, कौटिल्यम और मूलवेदिया। तो ये दिखाता है कि संदेश छिपाने की जरूरत और तरीके अलग अलग सभ्यताओं में पनप रहे थे। और सिर्फ संदेश का रूप बदलना ही नहीं, बल्कि संदेश के अस्तित्व को ही छिपाना भी एक तरीका था। इसे स्टेग्नोग्राफी कहते हैं। स्टेग्नोग्राफी जैसे? इतिहासकार हेरोडोटस ने एक कहानी बताई है। एक राजा को गुप्त संदेश भेजना था। उसने एक गुलाम का सिर मुंडवाया, उस पर संदेश गुदवा दिया, फिर इंतजार किया कि बाल वापस उग जाएं। अरे वाह! हाँ, फिर उस गुलाम को भेज दिया। संदेश पाने वाले ने बाल फिर से मुंडवाए और संदेश पढ़ लिया। संदेश पूरी तरह छिपा हुआ था। पर ये जो शुरुआती सिफर थे, जैसे सीजर सिफर, ये ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहे होंगे। कोई ना कोई तरीका तो निकला होगा इन्हें तोड़ने का। हाँ बिल्कुल, और वो तरीका जब निकला तो उसने क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में हलचल मचा दी। वो तरीका था फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, यानी आवृत्ति विश्लेषण। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ये क्या है? देखिए, हर भाषा में कुछ अक्षर या ध्वनियां दूसरों के मुकाबले ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। जैसे अंग्रेजी में ई सबसे आम है, फिर टी, ए, ओ आते हैं। हिंदी में अ की मात्रा या क, र, स जैसे अक्षर काफी आते हैं। हाँ, ये तो है। तो 9वीं सदी में एक अरब गणितज्ञ थे अल-किंदी। उन्होंने अपनी किताब में पहली बार इसका व्यवस्थित वर्णन किया। उन्होंने बताया कि अगर आपके पास कोई एन्क्रिप्टेड संदेश यानी साइफर टेक्स्ट है, तो आप गिन सकते हैं कि उसमें कौन सा सिंबल सबसे ज्यादा बार आया है। अच्छा। बहुत संभावना है कि वो सिंबल भाषा के सबसे आम अक्षर, जैसे अंग्रेजी में ई की जगह इस्तेमाल हुआ हो। फिर आप दूसरे सबसे आम सिंबल को देखें और अंदाजा लगाएं कि वो शायद दूसरे सबसे आम अक्षर, जैसे टी की जगह हो। ऐसे करते करते आप धीरे धीरे पूरे कोड को तोड़ सकते हैं। ये तो कमाल की खोज थी। इसने तो सीजर जैसे सिफर्स को एकदम बेकार कर दिया होगा। हाँ बिल्कुल, सरल सब्स्टिट्यूशन सिफर्स के लिए ये बहुत घातक साबित हुआ। डेविड काहान, जो क्रिप्टोग्राफी के इतिहासकार हैं, वो तो कहते हैं कि आधुनिक क्रिप्टोलॉजी की शुरुआत ही अरबों से हुई, जिन्होंने क्रिप्टोएनालिसिस के तरीकों को पहली बार लिखा। अल-खलील ने तो क्रम परिवर्तन और संयोजन का इस्तेमाल करके अरबी के सारे संभावित शब्दों की लिस्ट बनाने का भी प्रयास किया था। वाह! तो फिर कोड बनाने वालों ने इसका क्या जवाब दिया? फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से कैसे बचा जाए? उन्होंने और चालाक सिफर बनाए, जिन्हें पॉली अल्फाबेटिक सिफर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट का एक ही अक्षर, मान लीजिए ए, संदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग साइफर टेक्स्ट अक्षरों से बदला जाता है। मतलब ए कभी एक्स बन सकता है, कभी के, कभी पी? हाँ बिल्कुल। इससे क्या होता है कि साइफर टेक्स्ट में अक्षरों की फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर हो जाती है और वो भाषा की सामान्य फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाती। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? लियोन बतीस्टा अल्बर्टी ने 15वीं सदी में इसका आइडिया दिया था। शायद पहला ऑटोमेटिक सिफर डिवाइस भी बनाया था। और बाद में विगिनियर सिफर बहुत मशहूर हुआ। इसे कई सालों तक लेस शिफ्रे इंडेशिफ्रेबल, यानी अभेद्य सिफर माना जाता था। लेकिन आखिरकार वो भी टूट गया होगा। हाँ, टूटा। 1900 सदी में चार्ल्स बैबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं, उन्होंने और बाद में प्रशिया के फ्रिडरिच कास्की ने इसे तोड़ने का तरीका निकाल लिया। और इसी दौर में 19वीं सदी के अंत में एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आया, जो आज भी क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में पत्थर की लकीर माना जाता है। केरखौफ्स का सिद्धांत। बिल्कुल। ऑगस्ट केरखौफ्स एक डच भाषाविद और क्रिप्टोग्राफर थे। उन्होंने 1883 में कुछ सिद्धांत दिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की सुरक्षा इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि उसका एल्गोरिदम यानी उसका तरीका गुप्त है। मतलब ये मानकर चलना चाहिए कि दुश्मन को, मतलब ईव को, सिस्टम कैसे काम करता है ये पता है, या पता चल जाएगा। सिस्टम की असली सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिकी होनी चाहिए, और वो है कुंजी की गोपनीयता। अच्छा, यानी ताला कैसा है ये सबको पता हो, पर ताला खोलने वाली चाबी सिर्फ आपके पास हो। एकदम सही। यही है केरखौफ्स का सिद्धांत, जिसे बाद में क्लॉड शैनन ने शैनन का मैक्सिम भी कहा। दुश्मन सिस्टम को जानता है। ये आधुनिक क्रिप्टोग्राफी का आधारशिला है। और इसी सिद्धांत पर फिर आगे चलकर मशीनें बनी, जैसे वो एनिग्मा। हाँ,
20वीं सदी में कई मैकेनिकल और बाद में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीनें बनी जो इसी सिद्धांत पर काम करती थीं। रोटर मशीनें काफ़ी जटिल सिफर बनाती थीं। इनमें सबसे बदनाम जर्मनी की एनिग्मा मशीन थी, जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ। और उसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने, खासकर ब्रिटेन में ब्लेचले पार्क में जो कोड ब्रेकर्स की टीम थी, जिसमें एलन ट्यूरिंग जैसे दिग्गज शामिल थे। हाँ, ट्यूरिंग का नाम सुना है। उन्होंने न सिर्फ एनिग्मा बल्कि उससे भी ज्यादा जटिल जर्मन लॉरेंस सिफर को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। और इन कोड्स को तोड़ने के लिए जो मेहनत लगी, उसी ने शुरुआती कंप्यूटरों के विकास को गति दी, जैसे कोलोसस कंप्यूटर, जो लॉरेंस सिफर को तोड़ने में मदद के लिए बनाया गया था। तो यहीं से कंप्यूटर युग की शुरुआत होती है क्रिप्टोग्राफी में? एक तरह से, हाँ। युद्ध के बाद क्रिप्टोग्राफी धीरे धीरे सिर्फ सेना और जासूसी एजेंसियों के दायरे से बाहर निकलकर अकादमिक दुनिया और सार्वजनिक क्षेत्र में आने लगी। ये कब हुआ? मतलब ये बड़ा बदलाव कब आया? 70 का दशक, 1970s, एक बहुत बड़ा मोड़ था। IBM ने सरकार के लिए डेस यानी डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड डिजाइन किया। ये पहला सार्वजनिक मानक सिफर था। और फिर 1976 में व्हिटफील्ड डिफी और मार्टिन हेलमन ने एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी आइडिया पेश किया, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। हाँ। और 1977 में रोनाल्ड रीवेस्ट, आदि शमीर और लेन एडलमन ने इस आइडिया पर आधारित पहला व्यवहारिक एल्गोरिदम प्रकाशित किया, जिसे आज हम RSA के नाम से जानते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और RSA, ये इतने बड़े बदलाव क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने क्रिप्टोग्राफी की एक बहुत पुरानी और बड़ी समस्या हल कर दी। वो थी सुरक्षित तरीके से चाबियों का आदान प्रदान कैसे किया जाए। देखिए, पुराने तरीकों में, जिन्हें हम अब सिमेट्रिक कहते हैं, संदेश भेजने वाले और पाने वाले दोनों के पास एक ही गुप्त चाबी, सीक्रेट की होनी जरूरी थी। हाँ। पर यह गुप्त चाबी उन तक सुरक्षित पहुंचे कैसे, खासकर अगर वो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते या दूर हैं? पब्लिक की सिस्टम ने इस समस्या का हल निकाल दिया। इसने क्रिप्टोग्राफी को सिर्फ सरकारों या बड़ी संस्थाओं के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों और व्यापार के लिए भी व्यवहारिक और सुलभ बना दिया। इंटरनेट के लिए ये वरदान साबित हुआ। और यहीं से आधुनिक क्रिप्टोग्राफी की नींव पड़ी, जो अब पूरी तरह गणित और कंप्यूटर विज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल। आज के जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है, वो जटिल गणितीय समस्याओं पर आधारित है। उनकी सुरक्षा कंप्यूटेशनल कठोरता, कंप्यूटेशनल हार्डनेस की धारणा पर टिकी है। कंप्यूटेशनल कठोरता मतलब से भले ही कोई तरीका मौजूद हो, पर उसे करने में इतना ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर और इतना ज़्यादा समय लगेगा, शायद हज़ारों या लाखों साल, कि वो व्यवहारिक रूप से असंभव हो किसी भी हमलावर के लिए। अच्छा,